यदि आप बहुत दिनों से किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं या फिर आपके घर में कोई एक ऐसा मरीज है जिसको आप किसी हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन में रख के दवा करवा रहे हो, तो ज़रूर आपको ऐसा लगता होगा कि मेरा मरीज़ ठीक क्यों नहीं हो रहा है। शायद कुछ गलतियां हो रही हों जिसकी वजह से आपका मरीज़ ठीक ना हो रहा हो। किसी भी मरीज़ का ठीक ना होना कुछ नॉर्मल बातों के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा यदि आप उन कारणों के बारे में जानना चाहें और शायद उसका सलूशन भी आप निकाल सकें। मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो को लाइक करिए। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि फर्दर हेल्थ वीडियोज़ आपको मिलते रहें। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामिया होम्योपैथिक अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। किसी भी बीमारी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 3 तरह की बीमारियां होती हैं। पहले नंबर पे इंडिस्पोजिशन की कंडीशन, दूसरे नंबर पे एक्यूट डिजीजेस यानी कि जो अभी रिसेंट ओरिजिन की हैं, अभी तुरंत शुरू हुई हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार जो भी कह लीजिए आपसे, और तीसरे नंबर पे क्रॉनिक डिजीजेस यानी जटिल बीमारियाँ जो बहुत लंबे समय से चल रही हैं। जटिल बीमारियों के बारे में एक बहुत लंबा वीडियो मैं आपको बना के ज़रूर पोस्ट करूँगा, क्योंकि आजकल की डेट में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल क्रॉनिक डिजीजेस से सफ़र कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिस्पोजिशन के बारे में। इंडिस्पोजिशन किसी भी मरीज की वो कंडीशन होती है जहां उसे सेंसेशन महसूस होते हैं और पैथोलॉजी सेटल नहीं होती है। जैसे आपको लगने लगे कि पिछले 2 दिनों से मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे आलस आ रहा है, मुझे सर में थोड़ा भारीपन महसूस हो रहा है, लेकिन आपको बुखार नहीं आया है और ना आपका पेट खराब हुआ है, ना आपको कोई और दिक्कत महसूस हो रही है। यदि रिसेंट ओरिजिन की ये दिक्कतें हैं और आपकी पैथोलॉजिकल फाइंडिंग में कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी कि आप महसूस कर रहे हैं कि आप बीमार होने वाले हैं, इस कंडीशन को हमारी भाषा में इंडिस्पोजिशन कहते हैं। विश्वास मानिए, यदि आप इस कंडीशन में अपने आप को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो बिना किसी डॉक्टर के और बिना किसी मेडिकेशन के आप ठीक हो सकते हैं। ज़रूरत क्या है? 2 बातों को ध्यान देने की। पहली कंडीशन, आप रेस्ट कर लीजिए। बुखार आने वाला है, बीमारी होने वाली है, अपने आप को 2 दिन के लिए रेस्ट दे दीजिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। और इस दौरान अपने डाइट का विशेष ध्यान रखिए, यानी कि न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, हाइड्रेशन रखिए और बाकी सारी चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखिए। यदि आप अपने डाइट और रेजिमाइन को मेंटेन रखते हैं और रेस्ट पे प्रॉपर ध्यान देते हैं तो अगले 2-3 दिनों में ठीक हो जाएंगे। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में मोस्टली मरीज मेरे पास भी आते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर साहब ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ और एनी हाउ मुझे ठीक कर लीजिए, कोई ऐसी दवा दे दीजिए। नो डाउट इंडिस्पोजिशन की कंडीशन में भी दवाइयों का सपोर्ट दिया जा सकता है, लेकिन मेरा फ्रैंकली मानना है कि ऐसे कंडीशन में रेस्ट और डाइट रेजिमाइन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। दवा अमृत नहीं होती है, दवाइयों से दूर रहिए। कोई भी दवा हो, चाहे वो होम्योपैथिक दवा हो चाहे एलोपैथिक दवा हो, दवाइयों से दूर रहिए। यदि आप 2 दिन का रेस्ट कर लें तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। इंडिस्पोजिशन की कंडीशन में आपको सेंसेशन होता है बीमार होने वाले, लेकिन होते नहीं हैं और इसको आप अपने ही ठीक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम एक्यूट डिजीजेस की, यानी कि किसी मरीज को बुखार आ गया, किसी को सर्दी जुकाम हो रहा है, किसी को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, किसी को अचानक सर में दर्द होने लगा, किसी को पेट में दर्द हो रहा है, किसी को डायरिया या लूज मोशन हो रहा है। यानी कि एक्यूट डिजीजेज जो हैं वो सडन ऑनसेट की ओरिजिन की होती हैं, यानी कि अभी रिसेंटली शुरू हुई हैं और 2-4 दिन 5 दिन हो गए उसको। ऐसे कंडीशन में ब्लड के इन्वेस्टिगेशन में फाइंडिंग आने लगेगी। यदि ये इन्फेक्टिव कॉज की वजह से होगा तो WBC काउंट्स आपके रेज हो जाएंगे और बाकी पैथोलॉजिकल फाइंडिंग भी आने लगेगी। ऐसे कंडीशन में आपके ऊपर डिपेंड करता है, आइदर आप एलोपैथिक दवा चूज़ कर सकते हैं, आयुर्वेदिक दवा यूज़ कर सकते हैं, होम्योपैथिक दवा चूज़ कर सकते हैं या यूनानी दवा यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके ऑप्शन हो। लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि होम्योपैथिक दवा देर में काम करती हैं। ऐसा एकदम नहीं है। खास करके पिछले कोविड पैंडेमिक में मैंने इस पर काम करके भी देख लिया है। ऐसे कंडीशन में मैं जो करता हूँ वो मरीज़ की सिम्टोमेटोलॉजी कलेक्ट करता हूँ और उसकी सिम्टोमेटोलॉजी के अकॉर्डिंग बेस्ट से मिनिमम दवा हाई पोटेंसी में फ्रिक्वेंटली रिपीट करवा के दे देता हूँ। विश्वास मानिए कि होम्योपैथिक दवा किसी भी एलोपैथिक दवा से तेज़ी से काम करती है इन कंडीशन ऑफ एक्यूट डिजीजेस
बस फ़र्क ये पड़ता है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए जो उस बीमारी को सही से एसेस कर सके, डायग्नोस कर सके और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके। मेरा अपना जो रोल रहा है उसमें वो हाई पोटेंसी की दवा फ्रिक्वेंटली रिपीट करने की रही है। हो सकता है किसी डॉक्टर की और भी दूसरा तरीका रहा हो। एक्यूट डिजीज़ में भी डाइट और रेस्ट का ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जैसे यदि किसी को डायरिया हो रहा है और आप उसे यदि उल्टा पुल्टा खाना देंगे, जंक फूड देंगे, फास्ट फूड देंगे या फिर स्पाइसेस रिच फूड यदि उसे कंज्यूम करवाएंगे तो नो डाउट उसका पेट जल्दी सही नहीं होगा। इसी तरह से यदि किसी को हेडेक हो रहा है और वो आदमी रेस्ट नहीं कर रहा है, मोबाइल पे वर्क कर रहा है, कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है, नो डाउट वो जल्दी सही नहीं होगा। यदि किसी को सर्दी जुकाम हो रहा है, ऐसे कंडीशन में खास करके यदि बच्चा है, आइसक्रीम की जिद कर रहा है, ठंडे पानी से नहा रहा है, नो डाउट वो ठीक नहीं होगा। किसी को खांसी आ रही है और वेदर चेंज हो रहा है जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट हो रहा है, अपने रेस्ट पे ध्यान नहीं दे रहा है, नो डाउट सही नहीं होगा। एक्यूट डिजीज़ में भी रेस्ट का और डाइट का ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। यदि आप ऐसे कंडीशन में इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो नो डाउट दवाइयों के सहारे आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्रॉनिक डिजीज़ की। क्रॉनिक डिजीज़ मतलब वो बीमारियाँ, वो जटिल बीमारियाँ जो लंबे टाइम तक परसिस्ट करती हैं और लंबे समय से आपका मरीज या आप बीमार हैं। इसके बारे में ध्यान दीजिएगा क्योंकि होम्योपैथी की ज़्यादातर डिमांड क्रॉनिक डिजीज़ में पड़ती है, जहाँ के लोग ये मानते हैं कि बीमारी सही होने वाली नहीं है। एक एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ। जब तक आप एलिमेंट और कॉज को फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक क्रॉनिक डिजीज़ नहीं सही होती हैं। ये मैं अपने पिछले 12 सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। 2 साल पहले मेरे पास एक लेडी आई जिसको माइग्रेन का पेन होता था। उसने ढेर सारे न्यूरोलॉजिस्ट से ओपिनियन ले रखी थी और पिछले कई सालों से वो पहले भी इलाज में थी। सारा इलाज करने के बावजूद भी उसको जो पैरोक्सिस्मल हेडेक होता था वो नहीं जाता था। अल्टीमेटली जब वो मेरे कंसल्टेशन में आई और मैंने उसका प्रॉपर केस हिस्ट्री लिया तो उसके बाद मुझे मालूम चला, पहली सिटिंग में तो नहीं मालूम चला, दूसरी सिटिंग में भी नहीं मालूम चला, इन दोनों समय मैंने उसको सिम्टोमेटिक दवा दे दी जिससे उसे आराम तो मिल गया लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई और उसमें ढेर सारी दवाइयाँ ट्राई की जा चुकी थी। मैं भी अपने इनिशियल 2 प्रिस्क्रिप्शन में मैंने उसको सिम्टोमेटिक दवा दी। अच्छा, पहली बार ये दिक्कत होती है किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ की केस हिस्ट्री में कि मरीज अपनी सारी चीज़ें नहीं बता देता है। 3rd टाइम जब वो लेडी मेरे पास आई और मैंने उसकी प्रॉपर हिस्ट्री ली तो मुझे मालूम चला कि मैरिज के बाद से ये माइग्रेन का पेन तब उसे शुरू हुआ था जब उसके जेवर चोरी हो गए थे और वो लेडी बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरी। इस चीज़ को मैंने अपनी रिपर्टरी में टेक आउट किया और जब इस सिम्टम को मैंने रिपर्टराइज किया तो वहाँ कुछ कॉमन दवाइयाँ आई जिसमें से एक जो दवा थी उसका नाम था वेरेट्रामेल। हाँ, 2 सिम्टम उसने पहले भी बताए थे कि माथे पे पसीना आना, वो भी ठंडा, और जीभ का बीच में लाल होना। खैर, वेरेट्रामेल मैंने पहले कभी नहीं यूज़ की थी माइग्रेन के केस में, इसलिए हमें भी नहीं लगा इस केस में यूज़ होगी। जब उसने ये एलिमेंट मुझे बताया और उसको भी मैंने रिपर्टरी में इंक्लूड किया तो मुझे मालूम चला कि वेरेट्रामेल मेडिसिन देनी चाहिए। बिलीव मी, आफ्टर वेरेट्रामेल जो माइग्रेन का पेन था वो सबसाइड हुआ। एक चीज़ बताना चाहूँगा, ख़त्म नहीं हो गया, काफ़ी हद तक ठीक हो गया। उसके बाद लेयर्ड प्रिस्क्रिप्शन के बाद 1 बाय 1 दवाइयाँ देने के बाद से वो कम्प्लीटली ठीक हो गया। जब भी हम किसी को कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं और यदि कोई एलिमेंट बेस की दवा देते हैं तो उसका फॉलोअप भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ये तो एक एग्जांपल मैंने बताया, ऐसे केसेस में होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। उस लेडी का ट्रीटमेंट बंद किए हुए करीब 1 साल हो गए और टिल नाउ वो दोबारा लौट के नहीं आई। ऐसे मरीजों का हम अपना केस रिकॉर्ड ज़रूर रखते हैं और उसे समय समय पर उन्हें कॉल करके उनके फीडबैक्स ज़रूर ले लेते हैं। माइग्रेन के इलाज में जैसा कि मैंने बताया कि पैरोक्सिस्मल हेडेक होता है, ऐसे कंडीशन में सर दर्द हमेशा के लिए नहीं चला जाता है, उसका ड्यूरेशन और इंटेंसिटी धीरे धीरे चेंज होती है। जैसे यदि किसी को हेडेक 1 हफ्ते में 1 बार आ जा रहा है तो वो हेडेक ट्रीटमेंट के दौरान महीने में 1 बार होगा और अच्छा ट्रीटमेंट होगा तो वो साल में 1 बार होगा और आफ्टर दिन इसी तरीके से फिनिश होता है। डाइट एंड रेजिमेंट का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है, खास करके क्रॉनिक डिजीज़ में। जितने भी मरीजों का मैं माइग्रेन का ट्रीटमेंट, ये जस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जितने भी मरीजों का माइग्रेन का मैं ट्रीटमेंट करता हूँ उनमें से 2 चीज़ें मैं उनसे एज ए कंसेंट साइन करवा लेता हूँ। पहले नंबर पे वो मॉर्निंग में लंबी फास्टिंग नहीं रखेंगे, यानी सवेरे उठेंगे, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी वो अपने मुंह में कुछ ना कुछ डाल लेंगे।
आफ्टर ब्रश। दूसरी चीज़, ऐसी लेडीज़ को मैं व्रत रहने की परमिशन नहीं देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि वो मेरी बातें मान जाएं। मान गए तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, नहीं मानते तो सफ़र होते रहते हैं। दूसरा एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। फिस्टुला के केसेस में ज़्यादातर लोगों को ये मालूम है कि बिना सर्जरी के ठीक नहीं होता है। फिस्टुला के ठीक करने के 3 तरीके होते हैं, या फिर आप एलोपैथिक में उसकी सर्जरी करवा लीजिए, आयुर्वेद में 4 सूत्र विधि को अडॉप्ट करिए जिसमें डेली डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो एक धागे को बांध के कसते रहेंगे, पीछे से फाइब्रोसिस होती रहेगी। और तीसरा जो तरीका होता है वो होम्योपैथिक तरीका होता है। इन तीनों तरीकों में एक कॉमन चीज़ है, आप स्टूल के रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 दिन के लिए आदमी को वो कर दिया जाए, घाव हील हो जाएगा सर्जरी के बाद से और वो ठीक हो जाएगा। इसीलिए फिस्टुला के केसेस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। फिस्टुला का मरीज तब तक ठीक नहीं हो सकता है, या फिर फिस्टुला कम्प्लीटली हील तब तक नहीं हो सकता है जब तक मरीज का कॉन्स्टिपेशन कम्प्लीटली ना ठीक होना रहे। मैं अपनी दवाइयों से उसका फिस्टुला हील करने की कोशिश कर रहा हूँ और मरीज उल्टा पुल्टा खाए पड़ा है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हो रहा है। इस कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में रेक्टम पे एक्स्ट्रा प्रेशर होगा और जो फिस्टुला हील कर रहा है वो नहीं होगा कभी हील। तो ये जानने की ज़रूरत है कि क्रॉनिक डिजीज़ में भी डाइट एंड रेजिमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और आप चाहें तो बिना इन डाइट रेजिमेन को रूल आउट करके नहीं ठीक हो सकते। लास्ट में इस वीडियो को कंक्लूड करना मैं चाहूँगा, बेसिक 4 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से मरीज ठीक नहीं होता है। इन 4 बातों को ध्यान से सुनिएगा। पहले नंबर पे ये जानना जरूरी है कि बीमारी किस लेवल पे है। क्या बीमारी ठीक होने लायक है या मैनेज करने लायक है। जैसे समझ लीजिए किसी आदमी को शुगर हो गया और कॉम्प्लिकेटेड शुगर हो गया। मैं अपनी होम्योपैथिक प्रैक्टिस में शुगर वाले मरीजों का इलाज नहीं करता हूँ, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ब्लड इन्वेस्टिगेशन में मैं अपनी दवाइयों से शुगर का लेवल तो कंट्रोल कर लेता हूँ, लेकिन शुगर के जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं ठीक कर पाते हैं, यानी कि उसके बारे में मालूम ही नहीं चलता है, तो हम मरीज की जान नहीं लेते हैं, चाहे उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। हाइपरटेंशन वाले मरीजों का ट्रीटमेंट बहुत केयरफुल तरीके से करना चाहिए, क्योंकि यदि हाइपरटेंशन बना रहा तो ढेर सारे उसका सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें किडनी के डैमेज होने का भी खतरा बना रहता है। तो इसीलिए ज़्यादा बेटर है कि आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट न करिए, मरीज के साथ उसको किसी अच्छे डॉक्टर के पास रेफ़र कर दीजिए, क्यों ना वो एलोपैथिक डॉक्टर हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना ज़रूरी है कि बीमारी ठीक होने लायक है कि नहीं है। बीमारी ठीक होने लायक है, इलाज करिए। यदि मैनेज करने लायक है तो मैनेजमेंट करिए। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस, आदमी की उम्र 70 साल हो गई है और यदि हम मरीज से बोलें कि हम आपको एकदम पैर पे खड़ा कर देंगे, दर्द खत्म हो जाएगा, नेवर पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है और ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं सही होती है। दूसरी बात, क्या डॉक्टर ने मरीज को प्रॉपरली देखा, उसे पूरा समय दिया, उसकी डायग्नोसिस बनाई और उसके बाद ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया, यानी कि डॉक्टर ने मरीज को सही दवा रिकमेंड की। आजकल की डेट में मोस्टली देखा जाता है कि 1 मिनट के अंदर डॉक्टर मरीज को देख लेता है। मरीज ने भी अपनी बात बोली नहीं तब तक दवा लिख के तैयार हो जाती है। इस तरह से प्रैक्टिस नहीं ठीक है। आप मरीज को प्रॉपर टाइम दीजिए, उसकी सारी बातें सुनिए, डायग्नोसिस बनाइए, उसके साथ दवा दीजिए। मेरी नज़र में वो डॉक्टर ज़्यादा अच्छा है जो कम से कम दवाइयों में अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे दे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस डॉक्टर होगा और नो डाउट उसको अपनी दवाइयों पे ज़्यादा कमांड होगा। तीसरी बात, यदि किसी डॉक्टर ने किसी मरीज को दवाइयाँ रिकमेंड की हैं और उसकी डोजिंग बताई है, उसके अलावा कुछ प्रिकॉशंस भी बताए गए हैं, तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या मरीज़ ने उन प्रिकॉशंस को और उन दवाइयों को टाइमली लिया। क्योंकि मेडिसिन हो सकता है 10 डॉक्टर सही लिख दें, लेकिन मेडिसिन की डोज और प्रिकॉशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। किसी आदमी के पेट में अल्सर है, डॉक्टर ने क्या, सपोज दैट ड्यूडिनल अल्सर है। ड्यूडिनल अल्सर की खास बात होती है कि खाली पेट जब आदमी रहता है तो उसके ड्यूडिनल अल्सर का पेन बढ़ने लगता है, यानी ड्यूडिनल अल्सर के मरीज को कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े समय पे खाना चाहिए और रात में उठ के खाना खाता है।
यदि डॉक्टर ने ये बोला कि हम अल्सर के ट्रीटमेंट में ये दवा आपको दे रहे हैं, बस आपको मिर्च और मसाला एकदम नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि किसी भी घाव के ऊपर जब मिर्च मसाला पड़ेगा तो उसको हील नहीं होने देगा। गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में लोग बोलते हैं कभी ठीक नहीं होता, विश्वास मानिए होम्योपैथिक दवाइयों से बहुत अच्छे से ठीक होता है। अब हमें भी ये नहीं समझ में आता कि स्टमक में HCl का सिक्रीशन हो रहा है और ऐसे कंडीशन में होम्योपैथिक दवाइयों से ठीक कैसे करती हैं। तो प्रिकॉशन सबसे ज़रूरी है। यदि कोई गैस्ट्रिक का मरीज है, पेट का मरीज है, अल्सर है, IBS है या फिर उसको कोलाइटिस है, कुछ भी हो XYZ, ऐसे कंडीशन में मरीज यदि अपनी डाइट को रेगुलेट नहीं करता है या फिर डॉक्टर के अकॉर्डिंग डाइट को सेलेक्ट नहीं करता है, अडॉप्ट नहीं करता है, तो वो कभी ठीक नहीं होगा। नॉनवेज के एडिक्शन लोग कर लेंगे और खूब ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते रहेंगे और बोलेंगे डॉक्टर ठीक नहीं है। ये गलत बातें हैं। प्रिकॉशंस का उतना ही रोल है क्रॉनिक डिजीज में जितना कि दवाइयों का रोल है। चौथी बात और लास्ट बात, ये भी जानना ज़रूरी है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है। यानी कि कुछ बीमारियां इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। एग्जांपल के तौर पे माइग्रेन का जो हेडेक होता है उसके एपिसोड्स गर्मियों में ज़्यादा आते हैं। यदि किसी मरीज़ का इलाज किया जा रहा है और गर्मियों का मौसम आया और उसको माइग्रेन के एपिसोड्स पड़ने लगे तो उसके अकॉर्डिंगली दवाइयाँ चेंज हो जाती हैं। इसी तरह से यदि हम किसी मरीज़ के सोरियासिस का इलाज कर रहे हैं और ये विंटर्स आने पे थोड़ा सा प्रोवोक्ड हो गई, अब मरीज़ को तो ये मालूम नहीं कि सोरियासिस विंटर में प्रोवोक्ड होती है। ऐसे कंडीशन में हमें मरीज़ को पहले से इस बात के लिए कन्विंस कर लेना चाहिए और बता देना चाहिए कि भाई विंटर्स में थोड़े से एग्रीवेशन के चांसेस हैं और इसके लिए बहुत बॉदर्ड मत होइएगा और उसके अकॉर्डिंगली दवाइयाँ हम आपको सजेस्ट कर देंगे। होता क्या है, मरीज़ को ये लगता कि हमने तो 1 साल तक दवा करवाई और ये फिर विंटर आई, फिर दोबारा ये उभर के आ गया। भाई ये क्रॉनिक डिजीजेज हैं, बाकी लोग तो बोलते हैं ये ठीक ही नहीं होती है। ऐसे कंडीशन में यदि कोई डॉक्टर आपको दवा दे रहा है और पहले से काफ़ी बेटर है तो एक्यूट एग्जैगरेशन वेदर के अकॉर्डिंग होते रहते हैं और इस एक्यूट एग्जैगरेशन में यदि आप अपने डॉक्टर को चेंज नहीं करते हैं या फिर उसके ऊपर फेथ बनाए रखते हैं तो नो डाउट वो डॉक्टर आपको रिलीफ दे देगा। आज की प्रैक्टिस में कॉमन ट्रेंड भी मैंने देखा है जो मरीजों के ठीक होने में बहुत बड़ा बैड रोल प्ले कर रही है, डॉक्टर शॉपिंग का। डॉक्टर शॉपिंग कैसे करते हैं भाई? मरीज़ किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन में है, ठीक हो रहा है और उसको मालूम चला कि एक और बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर आ गए हैं, वो और अच्छा इलाज कर रहे हैं। उसने इस डॉक्टर को छोड़ा, उस डॉक्टर को पकड़ा। ऐसे मरीज़ डॉक्टर करते रहते हैं, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल माइग्रेट में। वो जब अपना पर्चा लेके आएंगे तो इतना मोटा पर्चा लेके आएंगे। बहुत से ऐसे भी मरीज़ मेरे पास भी आते हैं जो किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन में ऑलरेडी रहते हैं और वो ठीक हो रही कंडीशन में भी मेरे पास आ जाते हैं। मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे मरीज़ को सजेस्ट करना कि जिस डॉक्टर के कंसल्टेशन में है वो अच्छा इलाज आपका करें, उस डॉक्टर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी ठीक होने वाली कंडीशन में अपने डॉक्टर को नहीं चेंज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर लंबे समय तक आपका इलाज कर रहा है, वो आपकी बीमारी और आपके बाकी एलिमेंट्स के बारे में ज़्यादा बेटर जानता है इन कंपेरिजन टू एक नए डॉक्टर के। तो यदि आप किसी जगह इलाज करवा रहे हैं, वहाँ से रिलीफ है, एक्यूट एग्जैगरेशन तो होते जाते रहते हैं। आप 1 साल की रिलीफ को 10 दिन की सफरिंग के बिहाफ पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यदि कहीं से आप इलाज ले रहे हैं और आप ठीक बने हुए हैं तो अपने डॉक्टर को चेंज ना करिए। ये कुछ बेसिक कॉज हैं जिसको ध्यान में रख के आप अपना इलाज करवा सकते हैं और अपनी बीमारियों को सही समय पे ठीक कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अपने डॉक्टर को ठीक होने वाली कंडीशन में मत चेंज करिएगा। डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बीमारी में। इन्वायरमेंटल चेंजेस हमेशा एक अच्छा या बुरा रोल भी प्ले करते रहते हैं। अच्छे डॉक्टर को सेलेक्ट करना ये सबके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, कोई भी डॉक्टर बड़ी डिग्री वाला कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत क्वालिफाइड हो और सबका इलाज अच्छे से करता हो, बशर्ते वो डॉक्टर ज़्यादा अच्छा होता है जो आपको प्रॉपर टाइम देता हो और जो आपकी बीमारी को ज़्यादा अच्छे से समझता हो। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि आगे आने वाले टाइम पे भी आपको इस तरह के हेल्थ वीडियो से अपडेट करवाता रहूँ। धन्यवाद।